नमस्कार। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो अहमदाबाद, फील्ड आउटरीच ब्यूरो जूनागढ़, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अहमदाबाद और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अहमदाबाद के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आज के इस वेबिनार में उपस्थित सर्वे का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पारदर्शी टैक्सलेस टैक्सेशन की एक व्यवस्था ईमानदाताओं का सम्मान करे, इसी को लेकर फेसलेस असेसमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इस विषय को लेकर आज सोशल मीडिया के इस माध्यम के द्वारा आयोजन इन दोनों मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। फेसलेस असेसमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसके साथ जुड़े हुए सभी पहलुओं को उजागर करते हुए इस विषय में पर्याप्त जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज के हमारे इस वेबिनार में विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं इस विषय के साथ जुड़े सभी विशेषज्ञ भी मौजूद है, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शब्दों के माध्यम से परिचय के साथ उनका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल सीसीआईटी आदरणीय अनुपमा मैडम जी का। शब्दों के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गुजरात रीजन के हेड, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एवं रीजनल आउटरीच ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर धीरज काकड़िया जी द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट और टैक्स पेपर के एडिटर माननीय श्री भव्य डी पोपट जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजकोट से सीए जुड़े हुए हैं हमारे साथ माननीय श्री मेहुल रामपुरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जूनागढ़ से सीनियर टैक्स प्रैक्टिशनर माननीय श्री कल्पेश रूपारेलिया हमारे साथ जुड़े हैं। कल्पेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में राजकोट सेक्टर से जुड़े हुए टैक्स कंसल्टेंट माननीय श्री रणजीत लालचंदानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेबिनार के कुछ अंश और कुछ पहलुओं को यहां में बात करना चाहूंगा। पूरे वेबिनार के दौरान हमारे साथ जुड़े हुए वक्ता विशेष के द्वारा हमारा जो विषय है उसके ऊपर पर्याप्त जानकारी वेबिनार का समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक घंटे में पहले एक घंटे में पर्याप्त जानकारी सभी को दी जाएगी। उसके बाद 30 मिनट्स का जो हमारा टाइम रहेगा उसमें हमारे साथ जुड़े हुए तमाम सहभागी अपनी बात को इस मंच के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं या अपनी जिज्ञासा को लेकर जो कोई भी मन में सवाल है वो सीधे विशेषज्ञ के साथ साझा कर सकते हैं। आयकर व्यवस्था आसान बनाने और करदाताओं के मन से टैक्स का डर दूर करने के लिए जो आयकर सुधारों की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लेकर इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र, जिसमें तकरीबन 8 जिलों एवं केंद्र शासित प्रदेश दीव का समावेश होता है, इन सभी 9 प्रदेशों के लोग हमारे साथ इस वेबिनार में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। वेबएक्स लिंक के द्वारा सभी लोग हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ट्विटर एवं फेसबुक के माध्यम के द्वारा इस वेबिनार का भी लाइव प्रसारण हो रहा है। सौराष्ट्र रीजन के राजकोट एवं जूनागढ़ क्षेत्र के केबल टीवी नेटवर्क के फेसबुक लाइव अकाउंट्स के द्वारा वेबिनार का हमने गठन जो वहां से भी लाइव हो रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय को समझे और इस विषय के साथ जुड़ी हुई अपनी जो प्रश्नों है उसके उत्तर पा सके। तो ज्यादा समय न लेते हुए इस वेबिनार को आगे बढ़ाना चाहूंगा। वेबिनार की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के ही घोषणा के दौरान किए हुए 2 शब्दों की बात मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा और विशेषज्ञों की ओर जाना चाहूंगा। घोषणा के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही थी कि टैक्स पेयर की तरफ से टैक्स देना और सरकार के लिए टैक्स लेना हक का विषय नहीं, बल्कि ये दोनों की जिम्मेदारी है। टैक्स इसलिए देना है क्योंकि इससे सिस्टम चलता है। बड़ी आबादी के लिए देश का फर्ज भी हमारा एक कर्तव्य है।
इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर्स को भी बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और इसीलिए ईमानदार करदाताओं का हम सम्मान भी करें और टैक्स पेयर्स भी बने। इसी विषय को आगे लेकर हुए और इस वेबिनार के मंच में इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गुजरात राज्य के हेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर धीरज काकड़िया जी को। धन्यवाद देवेंद्र भाई। हम लोग बहुत ही सदनसीब है कि हमारे इस वेबिनार में गुजरात के प्रिंसिपल सीसीआईटी मैडम छावी अनुपम जुड़े हुए हैं। इससे हमारे जो कार्यक्रम है मैडम उसकी गरिमा काफ़ी बढ़ जाती है। हम आपके शुरू में ही वी एक्सप्रेस अवर ग्रेटफुलनेस। मैं केवल यहाँ पे एजेंडा सेट करूँगा क्योंकि टैक्स का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। टैक्स के जो एक्सपर्ट लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं और जो टैक्स के आला अधिकारी हैं, सब लोग मौजूद है। वे अपनी अपनी बात बहुत डिटेल में बताएंगे। मैं तो जस्ट एक, जैसा देवेंद्र भाई ने बोला, आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। 13 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स की बात की तो ये एक्चुअली है क्या, मैं अपने करदाताओं को मद्देनजर रखते हुए अगर बताऊं, मैं गुजराती में इसलिए बोलना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर करदाता गुजरात में जो है, जो इसको लाइव भी देख रहे हैं टेलीविज़न चैनल के माध्यम से, जैसे देवेंद्र भाई ने बताया, उनके लिए गुजराती शायद ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ई आकारणी એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક असेसमेंट अथवा फेसलेस असेसमेंट। मैं केवल 3 स्लाइड बताना चाहता हूँ। ई आकारणी એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક આકારણી જેમાં સરકારે નિર્ધારિત કરેલ પોર્ટલ incometaxindia.filing.gov.in ઉપર કરદાતાનું જે રજિસ્ટર્ડ એકાઉન્ટ હોય એના ઉપર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વ્યક્તિગત સંપર્ક વગર, પર્સન ટુ પર્સન કોન્ટેક્ટ વગર ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોસિડિંગ દ્વારા કરની આકારણી કરવી. ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન. આપણે જેને ફેસલેસ એસેસમેન્ટ કહીએ છીએ, ફેસલેસ એસેસમેન્ટ એટલે કે માનવ રહિત આ આકારણીમાં કરદાતા અને कर वसूल करनार विभाग वच्चे तमाम संदेशा व्यवहार, ऑल कम्युनिकेशन्स, ये व्यक्तिगत संपर्क सिवाय मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमथी ज करवामां आवे अने करदाताए के एना तरफथी कोई चार्टर्ड एकाउंटंट के कोई इनकम टेक्स एडवोकेट ने पण फिजिकली प्रेजेंट न रहेवुं पड़े, स्थूल रीते हाजरी न आपवी पड़े, परंतु जरूर पड़े तो विडियो कॉन्फरन्सिंग जेवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमथी प्रोसिडिंगमां भाग लई शके। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक आकारણીમાં જે સંદેશા વ્યવહારની પદ્ધતિ છે એ પણ જેમ મેં આગળ બંને સ્લાઇડમાં કહ્યું એમ માત્ર ને માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે જ હશે, જેમાં ઈમેલ્સ અથવા પોર્ટલ ઉપર, જે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું પોર્ટલ છે એમાં કરદાતાએ પોતાના ડોક્યુમેન્ટ્સનું અપલોડિંગ કરવાનું હોય, કરદાતાને ઇલેક્ટ્રોનિક મેસેજીસ મળે, વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી અધરવાઇઝ मोबाइल एप पर पण रियल टाइम एलर्ट्स ये करदाताने डिपार्टमेंट तरफथी मळे अने मानव रहित सीमलेस आ आकारणी, स्क्रूटिनी अने पछी अपील, आ त्रणेय वस्तु कॉम्प्यूटर नक्की करे, टेक्नोलॉजिकली नक्की करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनो उपयोग करीने नक्की थाय, एनुं नाम फेसलेस एसेसमेंट। मित्रों, हवे प्रधानमंत्रीए जे वक्तव्य आप्युं हतुं फेसलेस एसेसमेंट सिस्टम ऑफ डायरेक्ट टैक्सीस, ये आपणे पहला सांभળી लईए, પછી માત્ર એક કોમેન્ટ કરી અને હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ। साथियों, अभी तक तो होता ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास
रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए। वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा। और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। મિત્રો, આમાં કેટલીક વાતોનો સમાવેશ નહીં થાય ઇલેક્ટ્રોનિક એસેસમેન્ટમાં, જેમ કે મેજર ફ્રોડ કેસીસ હોય જેમાં સર્ચની આવશ્યકતા હોય, ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશન હોય, બ્લેક મની એક્ટ અને બેનામી સંપત્તિ એક્ટ હોય, વગેરે વગેરે. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોનિક એસેસમેન્ટ સિસ્ટમ છે મિત્રો, એમાં ઓનરિંગ ધ ઓનેસ્ટ તો છે જ, પણ સાથે સાથે કોઈ રોંગ ડુઅર હોય તો પણ એ કોઈની સહાનુભૂતિ મેળવી અને છટકી ના જાય, એ જોવાનો પણ આનો એક ધ્યેય છે. હવે હું हमारे प्रिंसिपल CCIT मैडम छावी अनुपम जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना मैसेज ये वेबिनार के माध्यम से दे। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मित्रों, अभी आपने हमारे परम आदरणीय, परम प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सुना। उन्होंने 13 अगस्त 2020 को हम सबको, इस देश को एक अभूतपूर्व भेंट दी। फेसलेस असेसमेंट स्कीम। ये भेंट इतनी गहरी और इतनी अच्छी है कि ये समय ही बताएगा कि ये हमको किस ऊंचाइयों तक ले जाएगी। क्यों ऐसा उन्होंने इतने मन से, इतने प्रेम से हमको ये स्कीम सुपुर्द की। उसके पीछे एक बहुत पावन, पुनीत, पवित्र भावना है। आप और हम गुजरात की भूमि में बैठे इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मिशन था यूनिटी ऑफ इंडिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम मिशन है शक्तिशाली इंडिया, जहां का हर नागरिक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध हो। जहां के नागरिक ऐसे होंगे तो वो देश निश्चित रूप से विश्व में चमकता, दमकता, शक्तिशाली, मजबूत, समृद्ध देखा जाएगा, प्रतिष्ठित होगा। तो इस स्कीम के पीछे प्रधानमंत्री जी की
यह भावना है, उस भावना का हमको आदर करना चाहिए। डॉक्टर साहब और जो एंकरिंग कर रहे थे त्रिवेदी साहब ने इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। इसका डिटेल वर्जन हमारे वरिष्ठ अधिकारी राज टंडन साहब आपको बताएंगे। मैं मोटा मोटा छोटा छोटा आपको बता देती हूं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। इस स्कीम से जो मैंने चश्मा लगा रखा है करदाताओं को देखने का, या माननीय करदाता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो जिस चश्मे से वो टैक्स विभाग को देखते हैं, दोनों ही उसको उतारेंगे और साफ करेंगे। नजर स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं अगर कभी ट्रेन में या बस में सफर करती थी, जो लोग ये नहीं जानते थे कि मैं टैक्स विभाग से हूं, बोलते थे प्लेन में भी, अरे क्या ये नोटिस आ गया, ये फिर हमारे ही पीछे क्यों पड़ा है? साहब हम तो बहुत अच्छा टैक्स देते हैं, आपका डिपार्टमेंट हमें ही स्क्रूटनी नोटिस क्यों देता है, बार बार देता है, हमसे कितना टैक्स लेंगे? अरे साहब हमारी इनकम 2 लाख है, 2 करोड़ का टैक्स की डिमांड आपने निकाल दी। इस स्कीम के बाद ये सब सुनना बंद हो जाएगा। आप लोग बड़े खुश होंगे जानकर कि आपके रिसोर्सेज, एनर्जी, टाइम, सब कुछ इस स्कीम के बाद प्रॉपर रूप से उपयोग में लाए जाएंगे। जो सिलेक्शन ऑफ स्क्रूटनी जिससे इतनी शिकायत होती थी, व्हाई मी, व्हाई अगेन एंड अगेन मी, एम आई द ओनली पर्सन पेइंग टैक्सेस, आप उससे क्यों नहीं लेते, उससे क्यों नहीं लेते? वो अब सिलेक्शन किसी अधिकारी विशेष के हाथ में नहीं है, वो कंप्यूटर करेगा। सारा डाटा दिल्ली में कंप्यूटर में डिपॉजिट होगा सबकी रिटर्न्स का, और वो मशीन ही निश्चित करेगी रेड अलर्ट्स के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, कि किसका केस स्क्रूटनी सिलेक्शन में आए। फेसलेस असेसमेंट स्कीम पर्टेन्स टू स्क्रूटनी असेसमेंट्स, जहां पर जिससे हम घबराते हैं कि हमारे केस की स्क्रूटनी हो जाए, ये उसी से अभी संबंधित है फिलहाल, फेसलेस असेसमेंट ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट्स। तो सिलेक्शन में आप निश्चित हो जाइए कि ये कोई मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, ये आईटीओ, वो डीसी, ये नहीं करेंगे। ये मशीन करेगी आपकी रिटर्न्स के पैरामीटर्स को जज करके। जो कंप्यूटर रेड अलर्ट बीप 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 जैसे वैज्ञानिक पिक्चरों में हम लोग नहीं देखते, टिक 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 टिक, उस तरह का कुछ रेड अलर्ट आएगा, तब वो केस सिलेक्शन में जाएगा। लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, आने दीजिए रेड अलर्ट। नोटिस आपके पास डाक के जरिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आएगी। आप बड़े आराम से उसको पढ़ सकते हैं, आपके कर सलाहकार पढ़ सकते हैं और अपनी सहूलियत से उसका जवाब दे सकते हैं। बार बार इनकम टैक्स ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोन खड़काने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब आपने डेट दी, हमारे घर में शादी है, आपने डेट दी, हमारे यहाँ कोई जना हॉस्पिटलाइज्ड है, ये सब कुछ नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने एडजॉर्नमेंट्स मांग सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तीसरी शिकायत जो मुझे एक ऑर्डिनरी सिटीजन मिलती थी कि साहब इतनी डिमांड निकाल दी, अरे साहब देखिए तो सही, इतनी डिमांड कैसे देंगे? वो जो हाई पिच्ड असेसमेंट्स होते थे वो अब नहीं होंगे। इतने अच्छे चेक्स एंड बैलेंसेस इस स्कीम में दिए गए हैं। एक तो टीम वर्क है, एक इंडिविजुअल का वर्क नहीं होगा, एक इंडिविजुअल का बायस, प्रेजुडिस, डिसीजन, डिस्क्रिशन ओवर। अब एक पूरी टीम जो स्पेशलाइज्ड होगी अपने अपने काम में, कई लेयर्स के थ्रू वो जाएगा, वो असेसमेंट स्क्रूटनी का करेगी। तो आप ये निश्चिंत रहिए, कोई नाजायज डिमांड नहीं, आपकी बात को सुना जाएगा। और एक जो पहले कभी नहीं हुआ है, ऑर्डर निकालने से पहले आपको एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा, जिस पर कि आप अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट्स, अपनी बात फाइनली जब वो आपको रिलीज किया जाए, वो आपको दिया जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं। तो बार बार लेयर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस से ये सब शिकायतें खत्म हो जाएंगी। टैक्स डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुमूल्य समय बचेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसको नोटिस देनी है, दैट टू फ्रॉम नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, जो सेंटर आपसे बातचीत करेगा। इंडिविजुअल अधिकारी
कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब ये मोटा मोटा स्कीम के बारे में, लेकिन जो सेंट्रल चार्जेस में छापे वाले केसेस चल रहे हैं, जो ब्लैक मनी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, बिग टैक्स एवेजन, पिटिशंस, सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, करोड़ों का पैसा बैंक में आया जा रहा है, आता है जाता है, इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दक 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 करके, जैसे वो अपन लोग मशीन नहीं देखते जिसमें से कई सिक्के एक साथ खनकते हैं, गिरते हैं, दक दक दक, मालूम पड़ा उस तरह के कैश डिपॉजिट्स हो गए बैंक अकाउंट में। इस तरह के कुछ केसेस हो सकता है अब सेंट्रल चार्जेस में या मैनुअल उसमें अभी भी कंटिन्यू करें इंटरनेशनल टैक्सेशन में। लेकिन जो नॉर्मल स्क्रूटनी, जिससे कि साधारण टैक्स पेयर बहुत परेशान हो जाता था, अब उसके लिए बहुत बहुत समय बचेगा और वो काफी प्रसन्नचित होना चाहिए। इस स्कीम से हम ऑनरिंग द ऑनेस्ट करेंगे। देखिए, अगर आप ऑनेस्टी से अपने टैक्स दे रहे हैं, छोटी मोटी गलती हर एक से हो जाती है, मोटा मोटा आप ऑनेस्टी से टैक्स दे रहे हैं, तो अब एक ऐसा समय है जहां आयकर विभाग आपका आदर करेगा, आपका सशक्तिकरण करेगा, क्योंकि आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं। मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कैसे ये चलेगी इसका प्रोसीजर हमारे राज टंडन साहब आपको बताएंगे, आपके क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। लेकिन मैं कंक्लूडिंग उसमें ये कहना चाहूंगी कि ये स्कीम एक ऐसी क्रांतिकारी कदम है दोस्तों, कि आप जरा सा भी एक मिनट जब जो मेडिटेशन करते हैं वो उसके बारे में सोच के देखिएगा। ये स्कीम आपको प्रोत्साहित करेगी, प्रेरित करेगी कि भाई अब टाइम आ गया। आप अपने कर सलाहकार से भी यही कहेंगे, ऑनेस्टी से टैक्स दीजिए और चैन की नींद सोइए। ऑनेस्टी में ही भलाई नजर आएगी। ऑनेस्टी का कल्चर पनपेगा, फ्लरिश करेगा, उसकी इज्जत होगी। आप बहुत सर उठा के कह पाएंगे, हाँ, आई एम अ टैक्स पेयर, आई मेक माई कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री, माई प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट्स that I should pay my taxes correctly. I will, I do. ऐसे ही टैक्स डिपार्टमेंट करेक्ट टैक्सेस आपसे लेने की पूरी चेष्टा करेगा। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, गॉड्स तो है नहीं, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि अगर हम प्रेरित हो जाएं सही मार्ग पर चलने के लिए, ये नहीं कि अभी हम नहीं चलते, लेकिन और एनर्जी से और इंथुजियाज्म से आइए आप और हम उस मार्ग पे चलने को तैयार हो जाएं, और जो भेंट हमको हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, उस भेंट का पूरा पूरा फायदा उठाकर अपना कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री को चमकता दमकता विश्व में बनाने के लिए अपने अपने को तैयार करने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आदरणीय प्रिंसिपल चीफ टैक्स कमिश्नर छावी अनुपम जी। विश्व में अपना देश अनूठा रहे, इस तरह की प्रधानमंत्री श्री के द्वारा दी हुई यह भेंट है, और इन्हीं की घोषणा में यह बात को बताया भी गया है कि टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले पूरे विश्व में एक सिर्फ गिने चुने देश है, और अब भारत उसमें साबित हो चुका है। बहुत ही बड़ा कदम है भारत का, और इसी विषय को आगे लेकर माननीय मैडम ने भी अभी जिनका जिक्र किया कि टैक्स डिपार्टमेंट से ही वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री राज टंडन जी अपना पूरा प्रेजेंटेशन के साथ इस स्कीम के बारे में और फेसलेस असेसमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी मुहैया कराएंगे। माननीय श्री राज टंडन जी। थैंक जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वो प्रेजेंटेशन शुरू करें और फिर हम लोग उसको देखते हैं। तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 13 अगस्त को किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस स्कीम का उद्देश्य है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, और ये लोकार्पण का दृश्य है। नेक्स्ट प्लीज। तो मुख्यतः इस स्कीम के 3 पहलू हैं, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर।
ये तीनों चीजें पहली बार भारत में हो रही हैं और प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के मंच का एक हिस्सा है। फेसलेस असेसमेंट शुरू हो गया है। फेसलेस अपील 25 सितंबर से शुरू होगी और करदाता चार्टर भी शुरू हो गया है। इस स्कीम के अंतर्गत फेसलेस प्रणाली के अलावा कोई भी मूल्यांकन नहीं होगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि जो केस इंटरनेशनल टैक्सेशन चार्ज में हो रहे हैं या सेंट्रल चार्ज में हो रहे हैं, वो अभी भी पुरानी स्कीम के तहत ही होंगे। फील्ड अधिकारियों द्वारा कोई हस्तक्षेप और निरीक्षण की कार्यवाही नहीं, केवल जांच विंग और टीडीएस विंग के मुख्य आयुक्त स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट प्लीज। फेसलेस आकलन प्रक्रिया एक विश्वास और पारदर्शिता और कर का एक नया युग शुरू हो रहा है। जैसे हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने आपको बताया, ये एक नई शुरुआत है। इसकी विशेषताएं हैं केवल डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से सिस्टम के माध्यम से चयन, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का उन्मूलन, क्योंकि अब असेसमेंट्स जो हैं वो फेसलेस प्रणाली के द्वारा ही होंगे। दस्तावेज पहचान संख्या डिन के साथ केंद्र से नोटिस होगी जारी। ये तो ऑलरेडी प्रक्रिया हमारे यहाँ चालू हो चुकी है। कोई भौतिक आमना सामना नहीं, आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। टीम आधारित मूल्यांकन और टीम आधारित समीक्षा। मूल्यांकन आदेश का ड्राफ्ट एक शहर में, दूसरे शहर में समीक्षा और तीसरे शहर में इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया तो पूर्णतः ऑनलाइन है। अपवाद इसमें सिर्फ यही है, गंभीर धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील और जांच के मामले जो कि सेंट्रल चार्ज में होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कर जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन चार्ज में होते हैं, और कालाधन अधिनियम और बेनामी संपत्ति के मामले। यहाँ मैं mygov.in का आभार देना चाहूंगा, जिनकी स्लाइड्स का हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि ये हम लोगों ने एक सरल रूप में स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आम जनता इसको समझ सके। आधिकारिक और विस्तृत जानकारी के लिए आयकर अधिनियम और उसके अंतर्गत जारी किए गए नोटिफिकेशंस कृपया देखें। ये स्लाइड में हमने वही चीज गुजराती में कही है। फेसलेस अपील की प्रक्रिया 25 सितंबर से चालू होगी। इसमें भी यही मूल मंत्र है, विश्वास, पारदर्शिता और कर। इसकी विशेषताएं क्या है? अपील देश में किसी भी अधिकारी को रैंडम तरीके से आवंटित की जाएगी। अपील पर निर्णय लेने वाले अधिकारियों की पहचान अज्ञात रहेगी। अधिकारी के उपस्थित होने या कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपीलीय निर्णय और समीक्षा टीम आधारित होगी। अपवाद वही हैं जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम के थे। नेक्स्ट प्लीज। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो फेसलेस असेसमेंट का लोकार्पण हुआ है, उसी के अंतर्गत एक करदाता चार्टर भी बनाया गया है। इसमें करदाताओं के प्रति क्या जिम्मेदारी है और क्या करदाताओं की जिम्मेदारी है, इस पे हम लोग देखते हैं। करदाताओं के प्रति ये विभागीय प्रतिबद्धता है, समुचित, विनम्र और शिष्ट व्यवहार, करदाता को ईमानदार माना जाएगा, अपील और समीक्षा का तंत्र प्रदान करना, पूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान की जाएगी, समय पर निर्णय दिया जाएगा, टैक्स की सही राशि ली जाएगी, करदाताओं की गोपनीयता का सम्मान होगा, गोपनीयता रखी जाएगी, अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा, अपने पसंदीदा प्रतिनिधि का चयन करने में वो सक्षम होंगे, शिकायत दर्ज हेतु तंत्र प्रदान किया जाएगा, उचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान की जाएगी, सेवा मानकों का प्रकाशन और समय समय पर रिपोर्ट दी जाएगी और अनुपालन की लागत कम की जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। ये करदाता के रूप में क्या दायित्व है, ये इसके बारे में बताता है। ईमानदार और आज्ञाकारी, सूचित रहें, सटीक रिकॉर्ड रखें, आपके प्रतिनिधि आपकी ओर से क्या करते हैं उसकी जानकारी रखें, समय पर जवाब दें और समय पर कर का भुगतान करें। इस स्लाइड में इस स्कीम का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताया गया है। अगर हम इसको संक्षिप्त में देखें तो इनकम टैक्स अधिनियम में धारा 143(3)(a) और 3(b) इंट्रोड्यूस करी हैं, जिसके अंतर्गत नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं इस स्कीम को आगे ले जाने के लिए। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है और इस स्कीम के द्वारा इंटरफेस बिटवीन असेसिंग ऑफिसर एंड असेसी अब नहीं रहेगा, एक्सेप्ट जहां पर टेक्नोलॉजिकली फिजिबल हो। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज किया जाएगा
और टीम बेस्ड असेसमेंट और डायनेमिक जुरिसडिक्शन रहेगा। इन प्रावधानों के अंतर्गत ई असेसमेंट स्कीम 12 सितंबर 19 को नोटिफाई की गई थी और 2 नोटिफिकेशन आए थे, 3264 और 3265। ये स्कीम लगभग साल भर पायलट प्रोजेक्ट की तरह चली है और उसके बाद 13 अगस्त को कुछ और चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइनेंस एक्ट 2020 में ये चेंजेस कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और ये चेंजेस 13 अगस्त को 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसके द्वारा इनको कार्य रूप दिया गया है और इसमें मुख्यतः फेसलेस असेसमेंट स्कीम का क्या प्रोसीजर होगा इसको लेआउट किया गया है। नेक्स्ट प्लीज। अब अगर हम एक संक्षिप्त इसकी पूर्ण स्थिति देखें तो टैक्स पेयर का इंटरफेस खाली एनईएसी से होगा। एनईसी यानी कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। तो जहां तक टैक्स पेयर का संबंध है उसको समस्त कॉरेस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रॉनिक होगा और एनईएसी के द्वारा ही होगा। एनईएसी के अंतर्गत असेसमेंट यूनिट्स हैं, वेरिफिकेशन यूनिट्स हैं, टेक्निकल यूनिट्स हैं और रिव्यू यूनिट्स हैं। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। असेसमेंट यूनिट बेसिकली असेसमेंट का काम करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, टेक्निकल यूनिट्स टेक्निकल इनपुट्स देगी और जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएंगे उनका रिव्यू यूनिट्स करेगी। जैसा कि पहले भी कहा है, देयर विल बी नो ह्यूमन इंटरफेस। जुरिसडिक्शन डायनेमिक होगा। डायनेमिक जुरिसडिक्शन मतलब बदलता रहेगा। आपका इस साल का रिटर्न हो सकता है एक जगह हो, अगले साल का रिटर्न दूसरी जगह हो। टीम बेस्ड वर्किंग और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इसमें एक चीज ये भी हम देख सकते हैं कि असेसमेंट यूनिट और वेरिफिकेशन यूनिट का आपस में भी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी एनईएसी के थ्रू होगा एंड इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट प्लीज। ये स्लाइड आपको एनईएसी का स्ट्रक्चर दिखाती है। एक प्रिंसिपल सीसीआईटी है पूरे इंडिया में और उनके अंतर्गत 4 सीसीआईटी एनईएसी है। नेक्स्ट प्लीज। अब एनईएसी के फंक्शंस को हमने यहाँ पर बताया है। एनईएसी फंक्शंस जो है वो मुख्यतः अगर हम लोग लें तो इस स्कीम की क्या फॉर्मेट होगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे, कुछ प्रोसेसेस क्या होंगी, जो डिटेल्स है वो एनईएसी तैयार करेगा और उन्हें बोर्ड के अप्रूवल के बाद जारी किया जाएगा। सारे नोटिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एनईएसी से ही आएंगे। ई वेरिफिकेशन अंडर सेक्शन 133C की जो प्रक्रिया है वो वेरिफिकेशन यूनिट्स को एनईएसी ही ऑटोमेटिकली एलोकेट करेगा। केसेस जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम में आते हैं वो भी एयूज को ऑटोमेटिकली ही एनईएसी अलॉट करेगा। और वेरिफिकेशन की भी अगर कोई रिक्वेस्ट आती है किसी एयू से तो वो अलॉटमेंट भी एनईएसी एक एलोकेशन सिस्टम के थ्रू करेगा। जहां तक टेक्निकल यूनिट्स का संबंध है तो टेक्निकल इनपुट्स भी एनईएसी अपने टेक्निकल इनपुट्स यूनिट्स के द्वारा मुहैया कराएगा। अब अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो कोई भी करदाता अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल करेगा। रिटर्न फाइल करने के बाद एक रिस्क मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत देखा जाएगा कि उसमें हाई रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं और उनके आधार पर यदि जरूरी हुआ तो केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट किया जाएगा। जो केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट होंगे वो एनईएसी डिफरेंट असेसमेंट यूनिट्स को अलॉट करेगी एक रैंडम ऑटोमेटिक एलोकेशन टूल के द्वारा। असेसमेंट यूनिट जो है वो अगर उसे वेरिफिकेशन की जरूरत है तो वो एनईएसी को लिखेगी, टेक्निकल इनपुट्स की जरूरत है तो वो एनईएसी को लिखेगी और एनईएसी उसको अगेन बाय डिफरेंट वेरिफिकेशन यूनिट अलॉटेड रैंडमली वो वेरिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। इसके बाद जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनेगा वो एनईएसी जाएगा। अगर जरूरी हुआ और ये प्रक्रिया भी रिव्यू में एक ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा तय की जाएगी, एनईएसी उस ऑर्डर को रिव्यू कराएगी। अगर उसको आवश्यक नहीं समझा गया तो एनईएसी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजकर एसएससी को आदेश पारित देगी और उसके बाद सभी रिकॉर्ड जो हमारा टेरिटोरियल या रेजिडुअल असेसिंग ऑफिसर है उसके पास चले जाएंगे। पोस्ट असेसमेंट वर्क हमारे रेजिडुअल या टेरिटोरियल असेसिंग ऑफिसर्स करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस स्लाइड में हम एनईएसी फंक्शंस को ही आगे बता रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू के लिए अलॉट करना, उसमें अगर मॉडिफिकेशन होता है तो दूसरे एयू को भेजना, करदाता को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना अगर इसमें कोई एडिशन हो रहा है,
और उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर फाइनलाइज करना, ये भी NEAC का ही कार्य है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर हम ऑल इंडिया स्ट्रक्चर देखें तो प्रिंसिपल CCIT NAC के अंतर्गत 30 CCITs हैं और 4 PCITs हैं जो टेक्निकल यूनिट्स देखते हैं। इन 30 CCITs के अंडर 96 PCIT, 34 PCIT VU और 21 PCIT RU कार्य करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रिंसिपल CC NEAC दिल्ली में बैठते हैं और उनके अंडर जो CCITs काम कर रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, बैठेंगे विभिन्न शहरों में। पहले तो खाली 8 ही जगह फेसलेस स्कीम चलती थी, लेकिन अब ये भारत भर के मुख्य नगरों में ये लागू कर दी गई है। 30 CCITs के अंदर 154 PCITs हैं भिन्न विभागों की, जैसे असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट आदि, और इसी प्रकार से उनके अंडर में एडिशनल DCITs वगैरह काम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अगर अहमदाबाद में हम स्ट्रक्चर देखें REAC, और ये स्ट्रक्चर इलस्ट्रेटिव है, इसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर इंडिया बने हैं। CCIT REAC अहमदाबाद में बैठेंगे, उनके अंडर में 5 PCIT असेसमेंट यूनिट होंगे, 1 PCIT वेरिफिकेशन यूनिट होंगे और 1 PCIT रिव्यू यूनिट होंगे। इस समय CCIT REAC अहमदाबाद का चार्ज मैडम के पास ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शेष गुजरात में स्थिति है इस प्रकार है, जैसे कि मैंने बताया, वो जो अहमदाबाद का स्ट्रक्चर था वो तो सभी अधिकारी अहमदाबाद में ही बैठ रहे हैं। शेष गुजरात में स्ट्रक्चर इस प्रकार है। CCIT REC वडोदरा में बैठेंगे, उनके अंतर्गत PCIT असेसमेंट यूनिट राजकोट है, PCIT असेसमेंट यूनिट गांधीनगर है, PCIT असेसमेंट यूनिट वडोदरा है, PCIT असेसमेंट यूनिट सूरत है और PCIT वेरिफिकेशन यूनिट सूरत और PCIT रिव्यू यूनिट वडोदरा है। इसी प्रकार के स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया क्रिएट किए गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक REAC का कॉन्स्टिट्यूशन है, किस प्रकार से एक PCIT असेसमेंट यूनिट के अंडर रेंज हेड्स हैं, ACITs हैं और ITUs हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखेंगे कि असेसमेंट यूनिट और अन्य यूनिट क्या क्या कार्य करते हैं। असेसमेंट यूनिट को पहले ले लिए तो आपका जो रिटर्न स्क्रूटनी में आएगा और वो NEAC द्वारा कोई भारत भर में किसी भी असेसमेंट यूनिट को अलॉट किया जाएगा, तो सबसे पहले तो असेसमेंट यूनिट उसमें इश्यूज आइडेंटिफाई करेगी, उसमें असेसी को नोटिस जारी करेगी, क्वेश्चनर जारी करेगी, या किसी अन्य रूप से अगर जानकारी हासिल करनी है तो वो जारी की जाएगी। जो उसका जवाब आता है और जो मटेरियल आता है उसको देखा जाएगा। उसके बाद अगर आवश्यक हुआ तो उसमें रेफरेंस एक वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट को किया जाएगा थ्रू NEAC। NEAC मैटर को वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट को ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के द्वारा भेजेगी। ये यूनिट्स अपनी रिपोर्ट NEAC को भेजेंगे, जो कि NEAC भी फिर उसके बाद ये रिपोर्ट उनको AU को भेजेगी। AU उसके बाद इस रिपोर्ट पे विचार करेगी और समुचित ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ड्राफ्ट करके NEAC को भेजेगी। नेक्स्ट प्लीज। अब इसमें हम देखते हैं वेरिफिकेशन यूनिट क्या करेगी। कुछ केसेस में ही AU NEAC को वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगी। NEAC रैंडमली उन रिक्वेस्ट को वेरिफिकेशन यूनिट को अलॉट करेगी एनीवेयर इन इंडिया। उन केसेस में वेरिफिकेशन यूनिट विल कंडक्ट इंक्वायरी, एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट, एग्जामिन विटनेसेस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, will conduct physical inquiry in certain cases in accordance with the scheme. इसके अलावा NEAC e-verification cases under section 130C भी वेरिफिकेशन यूनिट्स को ऑटोमेटेड एलोकेशन टूल द्वारा एलोकेट करेगी और इस पे इंक्वायरी या यथोचित कार्रवाई VU करेगी। अब इसमें हम देख रहे हैं टेक्निकल यूनिट क्या काम करेगी। तो किसी केस में असेसमेंट यूनिट NEAC से रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई हम इसमें टेक्निकल इनपुट्स की आवश्यकता है। ये केसेस NEAC टेक्निकल यूनिट को एलोकेट करेगी थ्रू ऑटोमेटेड टेक्निकल एलोकेशन सिस्टम। इन केसेस में TU
will provide technical inputs including on issues such as transfer pricing, legal, technical, data analytics, forensic accounting, forensic information, technology, evaluation and audit. तो इस प्रकार से प्रयास स्कीम में ये है कि जो भी ऑर्डर पास हो उसमें उचित वेरिफिकेशन हो जाए, उचित टेक्निकल इनपुट जो भी आवश्यक है वो किए जाए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि रिव्यू यूनिट क्या करेगी। NEAC कुछ असेसमेंट ऑर्डर्स को रिव्यू के लिए सेलेक्ट करेगी और उनको रैंडमली एलोकेट करेगी थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम एनीवेयर इन इंडिया। Review unit will review the draft assessment order to see whether all material evidence has been brought on record, points of facts and law have been incorporated, application of judicial decisions considered, arithmetic correctness, etc. अगर RU ने कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया तो NEAC उस केस को किसी और AU को भेजेगी। तो आप ये देखेंगे कि रिव्यू यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट द्वारा क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस इस स्कीम में इंट्रोड्यूस करे गए और ये कोशिश करी गई है कि जो भी निर्धारण आदेश पारित हो उसमें समुचित लीगल और फैक्चुअल इश्यूज और एसएससी की रिप्लाई और फैक्ट्स का समुचित ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये असेसमेंट प्रोसीजर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले केस असाइन होंगे एयू को। एयू में मेक अ रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन टू NEAC। जहां पे NEAC को रिक्वेस्ट करी जाएगी, NEAC will make the verification to VU. NEAC will issue appropriate notice or requisition to the SSC or any other person for obtaining the information. The SSC or any other person shall file his response to above within the specified time, and request for verification or technical input shall be assigned by the NEAC to a VU TU through automated allocation system. Next slide please. इसके बाद असेसमेंट यूनिट सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगी। उसके बाद रिव्यू का भी प्रावधान है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि हमने देखा, एसएससी और का इंटरफेस खाली NEAC है। कोई भी अगर नोटिस जाएगा तो NEAC के थ्रू ही जाएगा। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी जब पारित होगा तो NEAC द्वारा ही पारित होकर एसएससी को भेजा जाएगा। अब ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कौन से केसेस फेसलेस में कवर्ड होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया पहले ही, ये स्पष्ट हम लोगों ने किया है कि फेसलेस में सभी केसेस करे जाएंगे एक्सेप्ट दोज दैट आर इन सेंट्रल चार्जेस और दैट आर इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो दिस इंक्लूड्स केसेस व्हिच आर पेंडिंग एंड केसेस व्हिच विल बी सिलेक्टेड सब्सिक्वेंटली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट। अब जैसा कि आपको जानकारी है, फॉर्म 26 AS में विभाग का ये प्रयास है कि सारी जानकारी एसएससी को दी जाए और एसएससी को ये पता चले कि ये जानकारी है और वो रिटर्न भरते समय इसका ध्यान रखें। नई स्कीम में ऑल इंफॉर्मेशन विद डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग SFTIS टू बी ई-कम्युनिकेटेड टू टैक्स पेयर। SFTIS data and TEPs shall facilitate pre-filing of return. E-verification of verification units under section 133C of unmatched, mismatched SFT-AIS data. Thereafter, e-response by the taxpayer to all queries. The queries to be e-verified filtered by the system. Whatever not verified and requires eyeballing will go to VU. VU to do e-verification by asking responses to specific questions. Physical verification of only existence of taxpayer by VU only where no response despite all efforts. Faceless assessment only in those remaining unverified cases with multiple flags. Next slide please. तो ये हमने देखा कि फेसलेस स्कीम का क्या स्ट्रक्चर होगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, और आपने इस बात को देखा होगा कि इसमें इसका पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि एसएससी को पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपनी बात कहने की, और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी जब बनेगा तो अगर उसमें एडिशन हो रहा है तो एसएससी को भेजा जाएगा और उसको पुनः एक मौका होगा कि वो अपनी बात कह सके। अब हम लोग पहले वाली स्लाइड पे ही आते हैं। लेट अस गो टू द प्रीवियस स्लाइड प्लीज। देखिए, फेसलेस विल डू द असेसमेंट वर्क, ऑल फेस पोस्ट असेसमेंट वर्क विल कंटिन्यू टू बी डन बाय द रेजिडुअल या टेरिटोरियल चार्जेस। लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट ने काफी कुछ अपनी मैन पावर और प्रक्रियाएं फेसलेस को डाइवर्ट कर दी है, इसीलिए जो शेष चार्जेस थे उनका भी पुनर्गठन किया जा रहा है।
अब ये हम देखते हैं कि गुजरात में जो हमारा रेजिडुअल या टेरिटोरियल चार्जेस है, यानी कि वो चार्जेस जो पोस्ट असेसमेंट काम करेंगे, उनका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। प्रिंसिपल सीसी गुजरात विल हैव 4 CCs under him: CC Rajkot, CC Ahmedabad 1, CC Surat and CC TDS. Now CC TDS की structure continues as it was with CIT TDS Ahmedabad and CIT TDS Vadodara under him. CC Rajkot now has 2 PCITs, Rajkot 1 and Jamnagar. CC Ahmedabad 1 has 2 PCITs, PCIT Ahmedabad 1 and PCIT Ahmedabad 3. CC Surat has 3 PCITs, PCIT Surat 1, Vadodara 1 and Valsad. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अहमदाबाद में हम लोगों ने जो रेजिडुअल यानी कि जो टेरिटोरियल चार्जेस हैं उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन कैसे किया है। जो पहले पीसीआईटी अहमदाबाद 2, पीसीआईटी अहमदाबाद 5 और पीसीआईटी अहमदाबाद 6 चार्ज थे, उनका पुनर्गठन अब पीसीआईटी अहमदाबाद 1 चार्ज में हो गया है। इसी प्रकार से पीसीआईटी अहमदाबाद 4, 7 और पीसीआईटी गांधीनगर पीसीआईटी अहमदाबाद 3 पे पुनर्गठित। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड ये बता रही है कि जो पोस्ट असेसमेंट वर्क है और कौन सा ऐसा कार्य है जो कि हमारे रेजिडुअल या टेरिटोरियल चार्जेस अभी भी करेंगे। जैसे डिमांड मैनेजमेंट है, कलेक्शन रिकवरी ऑफ टैक्सेस है, रेक्टिफिकेशन है, टैक्स पेयर आउटरीच, ग्रीवेंस मैटर्स, ऑडिट मैटर्स हैं, जुडिशियल फंक्शंस हैं, including giving effect to appellate orders of CIT appeal, ITAT, High Court, Supreme Court, Settlement Commission. शेष जुडिशियल वर्क यानी कि स्क्रूटनी रिपोर्ट्स तैयार करना, अपील फाइल करना, रिट पिटिशंस रहता, ये कार्य अभी भी रेजिडुअल या टेरिटोरियल चार्जेस करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा जो और स्टैट्यूटरी पावर्स हैं जैसे कि सेक्शन 263, 264, 273A which are not being exercised by NEAC REACs will continue to be exercised by the territorial charges. Prosecution, administrative matters, case records की custody और management and control of infrastructure, ये सब जो कार्य हैं ये भी हमारे रेजिडुअल या टेरिटोरियल चार्जेस करते रहेंगे। ये स्लाइड बेसिकली बता रही है कि करंट और फेसलेस असेसमेंट स्कीम में क्या फर्क है। तो जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सीसी मैडम ने कहा है, पहले ये केस सिलेक्शन मैनुअल भी होते थे, अब केस सिलेक्शन विल बी एंटायरली थ्रू कंप्यूटर बेस्ड ऑन हाई रिस्क पैरामीटर्स इन अ नॉन डिस्क्रिशनरी मैनर। पहले द जुरिसडिक्शन वाज टेरिटोरियल, नाउ द जुरिसडिक्शन इज डायनेमिक। पहले नोटिसेस मैनुअली भी जाते थे, सिस्टम पे भी जाते थे, अब पूर्णतः नोटिसेस सिस्टम द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक जाएंगे आपकी ईमेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब नए सिस्टम में कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको अपना जवाब जो है वो ऑनलाइन देना है, कंप्यूटर से ही जवाब वो दिया जाएगा और आप घर बैठे किसी भी समय पर विद इन द डेट गिवन फॉर द नोटिस उसका जवाब दे सकते हैं। टीम बेस्ड असेसमेंट है और इसमें सेवरल चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं, रिव्यू का, वेरिफिकेशन का, जरूरी हो तो टेक्निकल यूनिट्स का भी, और करदाता को उचित अपॉर्चुनिटी मिले अपनी बात और अपना जवाब देने की, इसका भी इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक संबोधन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसके पहले वाली स्लाइड पे अगर आप प्ले करें तो ये यूट्यूब की क्लिप है। वो शायद इस समय प्ले नहीं हो पा रही है, हम उसको बाद में प्रयास करेंगे आपको दिखाने का। नेक्स्ट स्लाइड। दैट्स ऑल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विस्तार से फेसलेस असेसमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। समय की सीमा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वेबिनार के इस मंच को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। आने वाले 20 मिनट के समय में हम 4 विशेषज्ञों के द्वारा इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी विशेषज्ञों को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वे 5 मिनट में प्रमुख बिंदुओं को लेकर अपनी जानकारी यहाँ पे प्रस्तुत करें। इसके बाद के 25 मिनट्स के सेशन में हम प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं, इसीलिए तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा एडवोकेट और टैक्स टुडे न्यूज़पेपर के एडिटर
माननीय श्री भव्य डी पोपर जी को कि वे अपनी बात यहाँ से प्रस्तुत करें। नमस्कार, Honorable Principal Chief Commissioner, Anupam Madam, respected Shri Dheeraj Kakadia Sir, all the fellow professionals and eminent speakers, and dear guests and delegates who are listening to our program. Good afternoon to all. ફ્રેન્ડ્સ, અમને ખાસ રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી છે કે આપ અમારું જે વક્તવ્ય છે અમે વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજ ગુજરાતીમાં આપીએ. મિત્રો, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે આ સ્કીમ લોન્ચ કરી 13 ઓગસ્ટના રોજ, ત્યારે ઇટ વોઝ અ ફેલ્ટ કે ઇટ ઇઝ અ સ્કીમ વિચ વુડ ચેન્જ ધ એન્ટાયર ટેક્સેશન સિસ્ટમ. ખાસ કરીને જ્યારે એમણે કીધું કે એમની સરકારની એક પ્રાયોરિટી હતી કે દે વેર ટ્રાઇંગ ટુ ગો ફોર બેન્કિંગ ધ અનબેન્ક્ડ, એમના માટે જનધન યોજના આવી. સિક્યોરિંગ ધ અનસિક્યોર્ડ, એમના માટે મુદ્રા યોજના આવી. ફંડિંગ ધ અનફંડેડ, એમના માટે મુદ્રા યોજના આવી. અને સિક્યોરિંગ માટે જે આયુષ્યમાન ભારત યોજના આવી. ત્યારબાદ આવી આપણી આ મહત્વકાંક્ષી યોજના ઓનરિંગ ધ ઓનેસ્ટ. મિત્રો, ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો બિંગ અ ટેક્સ એડવોકેટ એન્ડ અ જર્નાલિસ્ટ, હું ઘણા ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં ટ્રાવેલ કરતો હોઉં છું. આઈ રિયલી ફીલ દેટ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ અ વેરી કોઓપરેટિવ એન્ડ પોઝિટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ. પણ મોદી સાહેબની જે નેમ હતી, મિનિમમ ગવર્મેન્ટ મેક્સિમમ ગવર્નન્સ, આ શૃંખલાને આગળ વધારતા તેઓ આ ફેસલેસ એસેસમેન્ટની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, મોદી સાહેબે પોતાના જે સ્પીચ હતી એમાં જણાવેલું હતું કે એમ્નેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા જે લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવે છે, 5 વર્ષ પહેલા ભારત હતું 134માં નંબર પર, જે આજે 63માં નંબર ઉપર આવી ગયું છે. દેટ ઇઝ શોઈંગ દેટ ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ ગ્રોઈંગ વેલ. ફેસલેસ એસેસમેન્ટ ઇઝ અ way towards that thing. Friends, જે ખાસ ફાયદો આ ફેસલેસ એસેસમેન્ટનો મળશે ઇન માય પર્સનલ વ્યૂ, બીકોઝ આઈ બિલોંગ ટુ ઉના. ઉના એક એવી જગ્યા છે જે અમારી નિયરેસ્ટ ઓફિસ વેરાવલ કરતા 100 કિલોમીટર દૂર છે, જુનાગઢ કરતા 150 કિલોમીટર દૂર છે, અને રાજકોટ કરતા 200 કિલોમીટર દૂર છે, જે અમારા કમિશનર બેસે છે. આ ઓફિસોમાં હાજર થવા માટે તમારા રિસોર્સિસ અને ખર્ચ જે બગડતા હતા તે આ ફેસલેસ એસેસમેન્ટથી ચોક્કસ બચશે. ફ્રેન્ડ્સ, જેવું આપણે આ સ્લાઇડમાં જોયું કે ઈ એસેસમેન્ટ એટલે ફેસલેસ એસેસમેન્ટમાં મુખ્યત્વે 5 યુનિટ્સ કામ કરશે. એક છે નેશનલ ઈ એસેસમેન્ટ સેન્ટર. આ નેશનલ ઈ એસેસમેન્ટ સેન્ટર એક કડી હશે કરદાતાઓની અને એસેસમેન્ટ યુનિટની અને તમામ અન્ય એસેસિંગ ઓથોરિટીઝની. આ કડીનું કામ નોટિસની આપલે કરવાનું અને જે ડોક્યુમેન્ટ્સ કરદાતા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે એ જે તે યુનિટને. ત્યારબાદ આવે છે એસેસમેન્ટ યુનિટ, જેમનો રોલ રહેશે આકારણી અધિકારીનો. જે હાલ આપણા આકારણી કરનાર અધિકારીઓ છે તેમનો રોલ એસેસમેન્ટ યુનિટ દ્વારા ભજવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વેરિફિકેશન યુનિટ છે. ઘણા એવા મુદ્દાઓ હોય છે જે ફિઝિકલ વેરિફિકેશન માગે, જેના કારણે ફિઝિકલ વેરિફિકેશન અથવા કોઈ એમના પુરાવા વેરીફાઈ કરવાની જરૂર પડે, તો આવા સમયે વેરિફિકેશન માટે હશે. કોઈ વેલ્યુએશનનો મેટર હોય, કોઈ એવો મેટર હોય કે જેમાં કોસ્ટ ડિટરમાઇન કરવાની હોય, આ તમામ બાબતો માટે ટેકનિકલ યુનિટ કામ કરશે. અને એક રિવ્યુ યુનિટ હશે. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ કે કોઈ બી આદેશ કોઈ એક ટીમથી કોઈ બાબત ધ્યાન બહાર રહી ગઈ હોય તો આના માટે એક રિવ્યુ યુનિટની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જે ખરેખર ખૂબ આવકારદાયક છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ એસેસમેન્ટની જે સામાન્ય પ્રક્રિયાઓ છે તેના માટે ખૂબ સરસ પ્રેઝન્ટેશન ઇન્કમ ટેક્સના ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે, એટલે સમયના અભાવે ટેકનિકલ ડિટેલ્સમાં અમે જતા નથી. પણ એક બાબત, मैडम आई वुड कन्वर्ट माई लैंग्वेज इनटू हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि ये जो ऐसी चीज है कि हम चाहेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारे लोगों के जो व्यूज है वो एक बार जो हमारे कंसर्न है वो भी आप प्लीज कंसिडर करें. सबसे बड़ी जो दिक्कत हम लोग समझ रहे आ सकती है इस चीजों में कि यहाँ पे जो ईमेल्स की जो डिटेल्स है, ईमेल्स में हमारे सभी नोटिस कम्युनिकेशन जाते हैं. मैडम, द ओनली प्रॉब्लम इन अवर रूरल एरियाज, मोफुजिल एरियाज आर दैट पीपल डोंट यूज emails. The emails are compulsory to be given by a tax advocate or a chartered accountant or a tax professional. If possible, as decided already by Honorable Supreme Court, that the notices can even be served by WhatsApp. If that system can be implemented, we think it would be really helpful for everyone that notice can be served in time. क्योंकि मैडम कभी होता क्या है कि अगर कंसल्टेंट बदल गया हो और उसने अभी अपना ईमेल अपडेट नहीं करवाया तो नोटिस गलत जगह पर जाएगी और उसका पर्पस
सॉल्व नहीं हो पाएगा. Second thing which we have faced in e-assessment, which I think there would be some provisions already taken by the income tax, कि हमारे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं जो अपना अकाउंट्स वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि गुजराती में. तो अगर उनकी चेकिंग करने के लिए नॉन गुजराती टीम होगी तो उनके लिए काफी दिक्कत इससे आ सकती है. तो आई एम श्योर इसके लिए भी कोई प्रोविजंस डिपार्टमेंट कर सकता है. और स्पेशली हमारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के, वो सभी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में होते हैं. तो मैडम इससे होता क्या कि वी आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट एंड सबमिट, एंड दोज डॉक्यूमेंट्स आर रियली बल्की. सो वो भी एक दिक्कत शायद हो सकता है ये फेसलेस असेसमेंट में आए. और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये व्हाट्सएप वाला सॉल्यूशन और ये ट्रांसलेशन वाला सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो this scheme of assessment, faceless scheme, would be definitely a very remarkable scheme for everything. To the delegates I would definitely say that अभी आप एक बहुत ही बड़ी ऑनलाइन कंपनी की एड में देख रहे हैं कि शुरुआत हमेशा थोड़ी टफ रहती, पर आगे आगे वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते. आई एम श्योर ये जो सिस्टम है हमारी, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी. और અને આ સિસ્ટમ ટોટલી આપણી જે એસેસમેન્ટની પ્રોસિજર છે એમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવશે. લાસ્ટ ટુ એન્ડ માય કન્ક્લુઝન, આઈ વુડ થેન્ક ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કે જેમણે અમને આ તક આપી આપની સમક્ષ અમારી રજૂઆત કરવાની. સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ જોઈન્ટ કમિશનર સોટકે સર એઝ વેલ એઝ મનીષ કેશવાની જી. Special thanks to Dheeraj Kakadia sir, who has been very cooperative to the press field also, which I belong. And special thanks to PIB for organizing such a wonderful webinar to reach to the Mofussil areas also. Thank you very much. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ જ સંક્ષિપ્તમાં મુખ્ય વસ્તુઓ અને મુખ્ય બિંદુઓને અહીં ઉજાગર કર્યા છે. આયકર વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવવા માટે જ આ આખી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. ત્યારે વેબિનારના માધ્યમમાં પણ સરળતાથી લોકો સમજી શકે માટે આપણે ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષાનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને તમામ લોકો આ વેબિનારમાં સહભાગી થઈ શકે. વધારે સમય ન લેતા ફરી એકવાર હું આમંત્રણ આપવા માંગીશ રાજકોટના સીએ માનનીય શ્રી મેહુલજી રાણપુરાને કે તેઓ વેબિનારના મંચ પર પોતાની વાતને સંક્ષિપ્ત વાત સાથે પ્રમુખ બિંદુઓને ઉજાગર કરે. માનનીય શ્રી મેહુલભાઈ. नमस्कार. सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है. माननीय श्री प्रिंसिपल कमिश्नर मैडम, प्रिंसिपल कमिश्नर श्री टंडन जी, काकड़िया, डॉक्टर काकड़िया जी, और मेरे सहयोगी सब मित्रों और मेरे प्रोफेशन के सब मित्रों, और ये सुनने वाले सब प्रेक्षकों को मेरी ओर से नमस्कार. मैं जैसे कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मैडम ने डिटेल में उद्देश्य बताया था ये स्कीम का, और प्रिंसिपल कमिश्नर श्री टंडन जी ने काफ़ी विस्तार से ये स्कीम के बारे में जानकारी दी है, और भव्य पोपट जी ने इसका वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी जो मुद्दे हैं वो रखे हैं, वो वेरी इफेक्टिव है. तो मैं वो सब बातों में ना जाते हुए अभी इस वक्त जो लोगों का जो एसएससी है उनका क्या कर्तव्य रहेगा, वो एक उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा. एक तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जैसे भव्य जी ने भी बताया कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि वहाँ पर नोटिस मिलना और या तो एजुकेशन की वजह, नॉन एजुकेशन की वजह से वो नोटिस को समझना एक दिक्कत वाली बात होती है. तो ईमेल से ना जाते हुए ये नोटिस इवन व्हाट्सएप पे भी सर्व हो जाए, ये एक अच्छी बात रहेगी, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट भी सोच रहा होगा, विचार कर रहा होगा, तो उसके ऊपर एक कार्यवाही की जाए. दूसरा ये एक मुद्दा है कि सबको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा. हमारा एक कर्तव्य रहेगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, कि हम अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करें, उनको समझाएं कि इसका क्या महत्व है, और उसके ऊपर उनको अब अपडेट होना पड़ेगा, उनको अपना रिकॉर्ड्स भी अपडेटेड रखना पड़ेगा. तो एक वो एजुकेशन का हमें चलाना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़रूरी और अहम मुद्दा रहेगा आने वाले समय के लिए. और ये हम सब जानते हैं कि कुछ भी नया हो तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है, कुछ टीदिंग ट्रबल्स आती है, तो उसके वजह से
हम नासीपास ना होते हुए हम उसको अच्छे से एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। दूसरी बात ये है कि ये जो सिस्टम है उसमें टैक्स पेयर्स चार्टर दिया हुआ है, उसका मतलब है हक, उनके राइट्स, टैक्स पेयर्स के राइट्स है वो दिए हुए हैं, उसके साथ साथ उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखी हुई है जो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स के पास में, उसको हमें अच्छे से कंसीडर करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि एक फर्स्ट है इज टू बी ऑनेस्ट एंड कंप्लायंट, तो अब खुद को हमें ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ के जो हमारा कर का भुगतान रहता है वो करना चाहिए। उसकी वजह से ये जो मूवमेंट गवर्नमेंट की चली है, माननीय प्रधानमंत्री की जो ये मूवमेंट है वो इजी हो जाएगी, उनको सहूलियत हो जाएगी। दूसरी बात है बी इन्फॉर्म्ड, जैसे मैंने बताया कि हमें भी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और खुद को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ही एक्यूरेटली रखना पड़ेगा, उसको हमें टाइमली अपडेटेड रखना पड़ेगा। कि कई लोगों की ये प्रैक्टिस होती है कि वो साल के अंत में पूरा अकाउंटिंग कंप्लीट करके अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो टाइम पे काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती है। तो ये डे टू डे बेसिस पे रेगुलरली अपडेट करने से ये चीज़ें का वो लोग अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे से अपना रिटर्न्स वगैरह भर सकते हैं, जिससे बाद में स्क्रूटिनी के टाइम में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद है नो व्हाट द रिप्रेजेंटेटिव डज एंड ऑन हिज बिहाफ, तो ये उनको एक बार ये जाननी, लोगों को ये एक बात समझनी पड़ेगी कि ये एक बार उन्होंने नोटिस रिप्रेजेंटेटिव को दे दी कि ये हमारा केस आ गया आप खत्म कर दो, तो ये बात नहीं चलेगी, उनको रेगुलर उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी और उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये क्या हो रहा है। तो ये अल्टीमेटली अपडेट खुद को करने के बाद ही है। सेकंड है उनको टाइमली रिस्पॉन्स करना है, ये एनईएससी से नोटिस आएगी 15 डेज में आपको रिप्लाई करना है। अब वो 15 डेज के अंदर आप नहीं कर सकते हैं, आपने नोटिस नहीं देखा, ऐसा नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको खुद को अगेन अपडेट ही करना पड़ेगा और उसका रिकॉर्ड जो है उसको टाइमली आपको सिस्टम पे अपलोड करना पड़ेगा। और फाइनली है पे इन टाइम, तो अब हर एक टैक्स पेयर को अपना एडवांस टैक्स, अपना सेल्फ असेसमेंट विद इन ड्यू टाइम भरना पड़ेगा। उससे दो फायदे हैं, उनको खुद को जो इंटरेस्ट का बर्डन आ जाता है 234 ABC वाला वो भी बच जाएगा, जो टाइमली वो एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान करेंगे। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए टैक्स पेयर्स को खुद को अपने आप को अपडेट करें और सिस्टम का अच्छे से कोऑपरेट करें, रेजिस्टेंस ना करें, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। मैं अपना वक्तव्य यहीं पे खत्म करता हूँ, तो बाकी लोगों के प्रश्नों के लिए भी अच्छे से समय रहे। धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મેહુલજી, આપે રાજકોટથી જોડાઈ અને આ આજના વિષય પર પ્રમુખ બિંદુઓની ચર્ચા કરી છે। સમય વધુ ન લેતા ફરી એકવાર આગળ વધારીશ આજની આ વેબિનાર મંચ પરની ચર્ચાને। હવે હું આમંત્રણ આપીશ જૂનાગઢના સિનિયર ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર માન્ય શ્રી કલ્પેશભાઈ રૂપારેલિયાને કે તેઓ વેબિનારના મંચ પર અત્યારે પ્રમુખ બિંદુઓ ઉપર ચર્ચા કરી અને પોતાની વાત રજૂ કરે। નમસ્કાર। સૌ પ્રથમ તો હું આજના આ વેબિનારના આયોજન બદલ તમામ સંસ્થાઓ, રિજિયોનલ આઉટરીચ બ્યુરો, પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો, ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, ટીવી નેટવર્ક, ઓનરેબલ પ્રિન્સિપલ ચીફ કમિશનર મેડમ શાવી અનુપમજી, ડોક્ટર કાકડિયાજીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। જે રીતે વર્ષોથી ચાલતા આવતા સેમિનારનું સ્થાન વેબિનારે લઈ લીધેલ છે, તેવી જ રીતે હવેથી વર્ષોથી ચાલી આવતી મેન્યુઅલ સ્ક્રુટિની એસેસમેન્ટનું સ્થાન ફેસલેસ એસેસમેન્ટ લઈ લેશે। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદીજીએ તારીખ 13મી ઓગસ્ટે ઈ એસેસમેન્ટની સ્કીમને મોડિફાઈ તથા રિનેમ કરી ફેસલેસ એસેસમેન્ટના નામથી રીલોન્ચ કરી। આપણે અત્યાર સુધીની પીપીટી સ્લાઇડમાં અને ભવ્યભાઈ અને મેહુલભાઈ પાસેથી આ સ્કીમ વિશેની લીગલ અને થિયોરેટિકલ માહિતી તો જોઈ, હવે હું આ સ્કીમ વિશે આપને 2-3 પ્રેક્ટિકલ બાબતો શેર કરવા માંગીશ।
જેમ આજરોજ આ વેબિનારમાં કરદાતા, ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના ઓફિસર્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એડવોકેટ્સ વગેરે લોકો જોડાયેલા છે અને પોતાની ચેમ્બરમાંથી કે પોતાના બિઝનેસના સ્થળેથી આરામથી, શાંતિથી અને રિલેક્સથી ભાગ લઈ રહ્યા છે. એવી જ રીતે ફેસલેસ એસેસમેન્ટમાં કરદાતા પોતાના સ્ક્રુટિનીના એસેસમેન્ટનું કમ્પ્લાયન્સ પોતાને ધંધાના સ્થળેથી, પોતાના ઘરેથી, કોઈ પણ જગ્યાએથી બહુ જ સરળતાથી, શાંતિથી અને કોઈ પણ જાતના ટેન્શન વગર રાઉન્ડ ધ ક્લોક ગમે ત્યારે આપી શકશે. આ એસેસમેન્ટ માટેનું સબમિશન અપાયા બાદ ડિપાર્ટમેન્ટ તેના 4 યુનિટ જે આપણે સ્લાઇડમાં જોઈએ એ રીતે એસેસમેન્ટ યુનિટ, વેરિફિકેશન યુનિટ, ટેકનિકલ યુનિટ તથા રિવ્યુ યુનિટ પાસે જશે. ત્યારબાદ જે તે યુનિટ પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને એક ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર બનાવશે અને આ ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર મુજબ જો કરદાતાના કેસમાં કંઈ એડિશન કરવાનું થતું હશે તો તેની કરદાતાને જાણ કરવામાં આવશે અને જો કરદાતાનો કેસ ક્લિયર કટ હશે અને તેમાં કોઈ એડિશન કરવાનું નહીં હોય તો કરદાતાને ફાઇનલ એસેસમેન્ટ મળી જશે. હવે આ સ્કીમના ફાયદાઓ માટે આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલું તો જે મોદીજીએ આ સ્કીમને લોન્ચ કરી અને જે દિવાલની 4 દિવાલો હોય છે, કોઈ પણ એક બિલ્ડિંગની 4 દિવાલો, એ 4 દિવાલો ડિમોલિશ કરી નાખી છે. સૌથી પહેલી દિવાલ છે એ ફેસલેસના ફોર્મમાં છે, બીજી દિવાલ છે એ પેપરલેસના ફોર્મમાં છે, ત્રીજી દિવાલ છે એ જ્યુરિડિક્શનલેસના ફોર્મમાં છે અને ચોથી દિવાલ છે એ કરપ્શનલેસ છે. આમ આ ચારેય વસ્તુઓમાંથી નીકળતા આપોઆપ આખા પ્રોસિડિંગમાં ટ્રાન્સપરન્સી આવશે જ અને કરદાતાને આને પૂરેપૂરો લાભ મળશે. આ ઉપરાંત આપણે આ પીપીટી સ્લાઇડમાં જોયું એ રીતે તમામ નોટિસમાં ડીઆઈએન નંબર કોડ કરવો જરૂરી છે, એટલે કોઈ પણ નોટિસ ડીઆઈએન નંબર વગર આપવામાં આવશે નહીં. આ ઉપરાંત આ સ્કીમનો મોટામાં મોટો ફાયદો હોય તો કરદાતાઓએ કોઈ પણ ઓફિસમાં રૂબરૂ ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી, ઓફિસની બહાર પોતાનો ટર્ન આવે ત્યાં વેઇટિંગમાં બેસવાની જરૂર નથી અને તે પોતે પોતાના સિટીમાંથી, પોતાના સ્ટેટમાંથી, પોતાના કન્ટ્રીમાંથી કે પોતે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી હોય તો ત્યાંથી પણ સ્ક્રુટિનીના કેસ અંગેનું સબમિશન આપી શકશે અને એનું કમ્પ્લાયન્સ કરી શકશે. કરદાતા દ્વારા આપેલા કમ્પ્લાયન્સને એસેસમેન્ટ માટેની જે આખી ટીમ છે એ ટીમમાં વેરિફિકેશન યુનિટ, એસેસમેન્ટ યુનિટ, ટેકનિકલ યુનિટ અને રિવ્યુ યુનિટ આ તમામ પાસેથી એમનો કેસ, એમનું સબમિશન રિફાઇન થશે. ત્યાં દરેકે દરેક જગ્યાએ ડીપલી એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન થશે અને આ બધું જ ચેક કર્યા પછી કરદાતાનો કેસ જો નીટ એન્ડ ક્લીન હશે, એમાં કોઈ બીજી જરૂરિયાત નહીં હોય તો કરદાતાને એસેસમેન્ટ ઓર્ડર મળી જશે અને પૂરેપૂરો ન્યાય મળશે. પણ આ બધા વેરિફિકેશનના અંતે જો એવું લાગશે કે આ કેસમાં કંઈ પણ એડિશન કરવું જરૂરી છે તો કરદાતાને અગેન એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવશે અને ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટના ફોર્મમાં તેમને એક એસેસમેન્ટ ઓર્ડર મોકલવામાં આવશે. આ એસેસમેન્ટ ઓર્ડરના અનુસંધાને કરદાતા પોતે વધારે પોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ રજૂ કરી શકશે, વધારે ડોક્યુમેન્ટ પણ રજૂ કરી શકશે. આ સ્કીમનો એક બહુ બીજો મોટો ફાયદો થશે તો આ સ્કીમમાં જે સ્ક્રુટિનીના કેસો છે એનો ડિસ્પોઝલ બહુ જ ઝડપથી થશે, કારણ કે ટેકનોલોજીનો પૂરેપૂરો આમાં ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે. એટલા માટે આપણે ભૂતકાળમાં જોયું હતું કે જ્યારે મેન્યુઅલ કેસ સ્ક્રુટિનીમાં સિલેક્ટ કરવામાં આવતા હતા ત્યારે કરદાતાને પારાવાર મુશ્કેલીઓ પડતી હતી, પરંતુ જેવું કાસ એટલે કે કોમ્પ્યુટર એડેડ સ્ક્રુટિની સિલેક્શનની મેથડ અમલમાં આવી ત્યાર પછી સ્ક્રુટિનીના સિલેક્શનના જે કાંઈ હર્ડલ્સ, જે કાંઈ દૂષણ હતા, આ તમામ દૂષણો નીકળી ગયા અને કરદાતાને અત્યારે સ્ક્રુટિનીનો કેસ સિલેક્ટ થશે કે નહીં થાય એના માટેની કોઈ જ ચિંતા નથી રહેતી, કારણ કે તમામ પ્રક્રિયા કોમ્પ્યુટર મારફત કરવામાં આવે છે. આવી જ રીતે ભવિષ્યમાં જે મેન્યુઅલ સ્ક્રુટિની માટેના હર્ડલ્સ, એના દૂષણો જે છે એ તમામ નીકળી જશે અને કરદાતાને ઈ એસેસમેન્ટ અથવા તો ફેસલેસ એસેસમેન્ટ છે એના સ્વીટ ફ્રૂટ્સ મળશે એવું ચોક્કસ પ્રમાણે માનું છું. જેમ ભવ્યભાઈએ અગાઉ વાત કરી અને મેહુલભાઈએ વાત કરી એમ આ સ્કીમમાં એક થોડુંક મારું એવું સજેશન છે અથવા તો હું વ્યક્તિગત એવું માનું છું કે મોફિઝલ એરિયામાં અમે જોઈએ છીએ એ મુજબ લિટરસી રેટ ઘણો બધો ઓછો હોય છે. તો આવા સંજોગોમાં ઇલિટરેટ પર્સનને ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી મોકલવામાં આવતા ઈમેલ, એસએમએસ અને હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે કદાચ વોટ્સએપનું પણ ઘણી વખત નોલેજ નથી હોતું. તો મારી એક એવી રજૂઆત છે કે એસેસમેન્ટ ઓર્ડર ફાઇનલ કરતા પહેલા એક ફાઇનલ નોટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જો કરદાતાને હાર્ડ કોપીમાં આપવામાં આવે તો તેને પોતાના કેસમાં આગળ ઉપર શું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એના વિશે પૂરતો ખ્યાલ આવે અને તે પોતાની ભૂલ સુધારી શકે. આ ઉપરાંત અમુક બિઝનેસ એવા હોય છે કે જે ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ સ્પેશિયલ હોય છે. ધારો કે જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માટેની વાત કરીએ તો એના જેટલા તાલુકા છે ત્યાં એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ છે એની અલગ અલગ ક્વોન્ટિટીમાં ઉપજ થતી હોય છે. કપાસ છે તો માણાવદર તાલુકામાં અલગ ક્વોન્ટિટીમાં થતો હોય છે,
માણાવદરને છોડીને બીજી તાલુકામાં અલગ ક્વોન્ટિટીમાં થતો હોય છે. તો આવી એક્સપર્ટાઇઝ વાળી મેટરમાં ફક્ત ને ફક્ત ટેકનિકલ ટીમનો ઓપિનિયન ન લેતા કંઈક એવી સિસ્ટમ હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને કરદાતાને અન્યાય ના થાય. ઓવરઓલ આ સ્કીમ વિશે જોઈએ તો હું ચોક્કસપણે માનું છું કે ઓનેસ્ટ કરદાતા માટે આ સ્કીમ આશીર્વાદરૂપ પુરવાર થશે. અને આજના આ વેબિનાર મારફત તમામ કરદાતાને હું અપીલ કરીશ કે તેઓ પોતાનો ટેક્સ ઓનેસ્ટલી પે કરે અને દેશના વિકાસમાં સહભાગી થાય અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની આ સ્કીમ ખૂબ જ સક્સેસ થાય અને ભારતના તમામ કરદાતા શ્રી મોદીજીને આ સ્કીમ લોન્ચ કરવા બદલ વર્ષોના વર્ષો સુધી યાદ કરે તેવી શુભેચ્છા. I am thankful to the organizers for giving me this opportunity. Jai Hind. ખૂબ ખૂબ આભાર માન્ય કલ્પેશજી. સરકારની કોઈ પણ યોજના હોય કે કોઈ પણ પગલું તેનાથી ફાયદો શું થશે એ સૌ કોઈ વિચારતા હોય છે, ત્યારે આ યોજના સાથે સંકળાયેલ ફાયદાઓની આપણે વિસ્તૃતમાં વાત કરી છે, તે બદલ આપનો ખૂબ આભાર. સાથે નાની મોટી જે સમસ્યા છે તેની પણ આપણે રજૂઆત કરી છે. આવનાર 5 મિનિટની અંદર ફરી એકવાર હું આમંત્રણ આપવા માંગીશ કે રાજકોટના ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ જે આપણી સાથે જોડાયા છે, માન્ય શ્રી રણજીતભાઈ રાજચંદાની, કે તેઓ આ વિષયને લઈને પોતાની વાત રજૂ કરે. તેમના બાદ આપણે આ વેબિનારના આ ફોરમને ઓપન મંચમાં લઈ જઈશું અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાંથી જોડાયેલા તમામ સહભાગી મિત્રો પોતાની વાત આ મંચ પર પ્રશ્નના માધ્યમથી કે રજૂઆતના માધ્યમથી વાત કરી શકશે. હું આમંત્રણ આપી રહ્યો છું માન્ય શ્રી રણજીતભાઈ રાજચંદાની. The Principal Chief Commissioner of Income Tax, Madam Chavi Anupam, my friends on the dais, even though on a web seminar, my friends, colleagues, and other people attending this seminar. We really have to thank this government for having brought this excellent scheme of faceless assessment. I have been practicing since about 30 years, and in the initial days when we used to receive a notice and the notice have to run with all the books to the department, office, flip through every page that you have in your accounts, look at each. As soon as you get a notice, people used to start pulling their hair. Okay, oh, my case is in scrutiny. What will I do? Do you know this officer? Do you know that officer? Do you know that chief commissioner or anybody who can finish my matter? 2 years back, the department brought the e-assessment procedure. We have had so many cases in scrutiny, but honestly, I'll tell you, we have been so lucky that you file the details on the net and the assessment orders have been coming. There has been no harassment to any of our clients. So these schemes that have been brought by the department, we really commend them for having done that. Whilst talking about faceless assessment and our experience with e-assessments that have taken place over the last 2 years, we request that there were so many details that have been called by the department, and to file the details online is a very, very difficult thing. Now, if you take, I'll give you certain examples, like they would ask us to file the sales, all sales that have been made by us to people with over 1 lakh. Now, a person may have turnover of 1,000 crores, 1,500 crores. Now, by the time their accountants just prepare all those details and file them, the accountant wants to run away. And similarly, the department would ask us to file all the bank accounts, copies of all the bank accounts. Again, we would have to file copies of the audit reports which are already on record. My request is with the department now that since all the details would be available, the SSE would definitely file the details that are required. But all those details which are unnecessary, I'm sure the department now, because it is becoming a faceless assessment, would make sure that this harassment or this difficulty of the SSE is also taken care of. The second other portion which I may request, madam, that there is no coordination currently between the assessing officer and the CPC. My request would be that under faceless assessment,
that there should be a nodal officer who would coordinate between the two. And a lot of grievance of the SSCs are that the appeal effects and other which have been manually given are not taken up by the CPC. So we do hope that in the faceless assessment these are taken care of. I am not going into the technical part of what the e-assessment is and how it's going to be taken care of. This has been taken and dealt with very well by the department and Mr. Tandon. So whilst we are at this topic of the CPC and the faceless assessment, Madam, right now the department is running a campaign wherein for verification of transactions and specified transactions. As my fellow brothers have mentioned, that the information that comes from the department is not reaching the SSC, the emails are not coming, the SMSs are not coming, either the WhatsApp are not coming. Therefore, whilst the faceless assessment is being taken up, there should be an inbuilt check to make sure that the notices are received by the department. This, as my fellow brother said, either some new scheme wherein WhatsApp is also utilized. Now all the even notices of all the courts are being sent by WhatsApp. So the department may also consider sending certain notices on via WhatsApp. Whilst filing our appeals, we are given an option for filing form number 39 whether we would like to receive the notices via email or whether we would like to receive it physically. Now, since the faceless assessment is just starting and this being the earlier years of it, there would be a lot of difficulties from both the sides. Therefore, why can an option not be given to the SSCs that okay, now in this year for the next 2 years you may also opt that you can receive all your notices in paper form also. So this would take care of the grievance of the SSCs that they have not received the notice and hence could not reply. Madam, we have been noticing that the assessments that are going on now are for the assessment year 18-19 and then 19-20 would be taken up once 18-19 are over. That is with all the artificial intelligence that we have now. Why is it not possible that we cut short the period for taking the scrutiny and finishing them up faster? The SSCs has all the information of the current year lying with him. Now, if time passes by, that information goes away from them by just the distance of time. Therefore, in order that the information is passed and also that the department has current information with them, may we request that the assessment procedures be taken up on an earlier basis. My fellow brothers, I would say that now since the faceless assessment has come in, we are not going to be able to run to the income tax officer because you'll never know him and go and tell him, sir, this is my case, this is my case. Therefore, we'll have to keep all our SSCs ready with all the papers. Not only that, we'll have to give them information way in advance that these are the circulars that have been issued. This is the law. This is the new law which has come in. This is what you have to maintain. With this, may I thank the organizer of this seminar today for giving me this opportunity to interact with all of you. Thank you, ma'am. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू रंजीत जी। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो वीडियो करने की गुजारिश की गई थी, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री की घोषणा का वह वीडियो यहाँ से प्ले किया जाए। आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं, तो देश भी हर टैक्स पेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है। साथियों, देशवासियों पर भरोसा, इस सोच का प्रभाव कैसे जमीनी पर नजर आता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। वर्ष 2012-13 में
जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26% पर आ गया है। यानी केस की स्क्रूटनी करीब करीब 1/4 हो गई है, 4 गुना कम हुई है। स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। अब मैं इस वेबिनार को ओपन फोरम में ले जा रहा हूं। जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को गुजारिश है कि वे अपनी बात बहुत सटीक रूप से और संक्षिप्त में प्रस्तुत करें और सीधा जवाब सवाल जिनसे पूछना चाहे उनका नाम भी यहाँ से बोले। सभी જોડાયેલા તમામ મિત્રોને વિનંતી કે બહુ સંક્ષિપ્તમાં પોતાનો જે પ્રશ્ન હોય તે અહીંથી રજૂ કરશો જેથી કરીને વધુને વધુ પ્રશ્નોને આપણે આવરી શકીએ। મિત્રો, મારું એક સજેશન છે કે તમે લોકો કોઈ સજેશન કે સૂચન કે તમારા વિચારો વ્યક્ત ના કરતા, તમે માત્ર પ્રશ્ન અને એ પણ આર્ટિક્યુલેટ કરજો બહુ જ શોર્ટ ફોર્મમાં, જેથી આપણે પ્રશ્નને સમજી શકીએ અને એનો જવાબ મેળવી શકીએ। ક્વેશ્ચન્સ પ્લીઝ। हाँ सर। हाँ जी, જે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે તે તેમનું માઇક અનમ્યુટ કરશે અને પ્રશ્ન પૂછશે। हाँ सर। हाँ सर, હું જોઈ લઉં। એવું કેમ કર્યું? તો એ લોકોએ જો એના પીસીઆઈટી થ્રુ એને જોવું જોઈએ। પ્રશ્ન પૂછવા પૂરતું જ માઇક ચાલુ કરો અને પછી તરત જ બંધ કરી દો પ્લીઝ, નહીં તો પ્રશ્ન લેવાશે જ નહીં। જેમને ક્વેશ્ચન કરવો હોય એ ક્વેશ્ચન કરવા પૂરતું જ માઇક ચાલુ કરો અને ઇમિડિયેટલી આફ્ટર યુ શુડ મ્યુટ યોર માઇક આફ્ટર ધેટ। हेलो, हाँ जी, આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે। આપે જેમણે માઇક અનમ્યુટ કર્યો છે આપનો પ્રશ્ન સીધો પૂછી શકો છો। જ્યાં સુધી પ્રશ્ન ન આવે ત્યાં સુધીમાં આ વિચારનો મંચ આગળ ચાલતો રહે તે માટે એક ઇન્કમ ટેક્સના જોડાયેલા અધિકારી મિત્રોને હું વાત કરવા માંગીશ कि जहां पर सरकार की बात आती है तो लोग अपना फायदा भी पहले देखते हैं, तो आम आदमी इसमें कहां पर है इसके ऊपर भी चर्चा करना आवश्यक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी एक प्रश्न इससे पहले आ चुका है कि इस नई आयकर व्यवस्था में आम करदाताओं को क्या लाभ है, फिर कहां पर है? टंडन साहब आप प्लीज बताइए। टंडन साहब प्लीज ये बताइए, क्वेश्चन ये है, किसी ने मैसेज के जरिए क्वेश्चन पूछा है कि ये फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो सरकार ला रही है उसमें आम करदाता को क्या फायदा है। वैसे देखो तो सारे फायदे ही फायदे 1 कलाक हमने गिनाए हैं, 1 घंटा पूरा गिनाया है कि भाई फायदा क्या होगा, बट अगर नटशेल में बताना चाहे तो 1, 2, 3, 4 आप बता सकते हैं टंडन साहब। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बताया, इसमें मुख्य फायदा तो ये है कि करदाता के जो भी कर निर्धारण होगा उसमें उसकी क्वालिटी बेटर होगी और उसमें विभिन्न प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जुरिसडिक्शन डायनामिक होगा, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ही अधिकारी उसका कार्य है, उसका कर निर्धारण करेंगे।
और करदाता को अब कार्यालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही इन सब कोई भी उसमें उससे पूछा जाता है तो उसका जवाब वो दे पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने इसके कई फायदे विस्तृत में बताए हैं। इस मौके पे मैं कुछ बातें जो अभी उठी उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया ईमेल के बारे में। तो देखिए जब ये हम लोगों ने ई फाइलिंग शुरू की थी तब भी बड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन आज शायद हम लोगों की वो जो प्रणाली है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। लगभग सारे रिटर्न्स भारत में ई फाइलिंग द्वारा ही होते हैं। तो शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन दिक्कतों का समाधान होता है। अब जहां तक ईमेल की बात है, देखिए ईमेल के अलावा मोबाइल अलर्ट भी हर करदाता को दिया जा रहा है। अगर कोई नोटिस आता है तो वो आपको ईमेल द्वारा भी आएगा और मोबाइल पर अलर्ट भी आएगी, और इसके अलावा आपका जो पोर्टल ई फाइलिंग में है उसमें भी वो नोटिस जाता है। तो 3 प्रकार से प्रयास किए जाते हैं आपको सूचना देने की। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि कई लोगों ने अपना ईमेल और मोबाइल अप टू डेट नहीं दिया हुआ है, या उन्होंने अपने कोई एक सहयोगी का दे दिया है और उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरा इस माध्यम से आपसे अनुरोध है, और इसके मैसेज भी बीच में हम लोग ये फाइलिंग पोर्टल में देते हैं, कृपया अपना ईमेल जो है वो अप टू डेट रखें, अपना मोबाइल जो है विभाग पे वो अप टू डेट रखें। ईमेल के द्वारा आपको मोबाइल पे भी अलर्ट आएगी। इसके अलावा एक प्रश्न ये उठा था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो देखिए इस कैपेसिटी जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की है वो काफी एक्सपेंड की गई है। अगर मुझे सही याद है तो 5 MB की 10 फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं, और वो जिप फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब दिक्कत कुछ लोगों को इसलिए आती है कि वो पीडीएफ के बजाय जेपीईजी फाइल अपलोड करना चाहते हैं, उसमें बहुत अधिक लगता है MB। तो जो परेशानियां शुरू में आ रही थी उसका हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनको हम दूर करें, और कैपेसिटी टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैज इंक्रीज्ड सेवरल टाइम्स। और आप जिप फाइल यूज कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल यूज कर सकते हैं, उसमें मेरी समझ से दिक्कत नहीं हुई। और मैं इसमें कुछ लोगों ने बात उठाई कि टैक्स पेयर्स हैव टू बी एजुकेटेड, और ये बड़े हर्ष का विषय है कि टैक्स प्रोफेशनल्स आर अवेयर ऑफ इट, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि टैक्स पेयर्स या करदाताओं को हम लोग नए बदले हुए कानून की जानकारी देते रहें। एक मुद्दा ये क्वेश्चनर के बारे में उठा था। तो देखिए हमारा प्रयास ये है कि फोकस्ड क्वेश्चनर दी जाए। इस नए सिस्टम में जो क्वेश्चनर है वो एडिशनल सीआईटी के अप्रूवल से जाती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें क्वेश्चनर में कोई कमी रह जाएगी। एंड आवर एफर्ट्स इज टू मेक द क्वेश्चनर फोकस्ड, एंड इट सिंस इट इज कमिंग एडिशनल सीआईटी के अप्रूवल से, तो मेरा विश्वास है कि जो क्वेश्चनर्स जाएंगी वो फोकस्ड होंगी, और हम ये अपेक्षा करेंगे कि जो जवाब भी दिया जाए वो भी फोकस्ड हो, तो उससे एक निर्णय में आसानी रहेगी। एक मुद्दा इसमें कोऑर्डिनेशन का उठा था। देखिए सीपीसी एक अलग, इस समय हम लोग फेसलेस स्कीम की चर्चा कर रहे हैं, सीपीसी वाला तो एक अलग मुद्दा है। जहां तक फेसलेस की बात है तो उसमें कोई कोऑर्डिनेशन की कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस एनईएसी द्वारा ही हो रहा है। तो एनईएसी इज द सिंगल अथॉरिटी, और हम लोग आपस में भी जो कम्युनिकेशन करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू एनईएसी। और एक क्लियर डिमार्केशन है कि पोस्ट असेसमेंट वर्क टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वाले करेंगे, फेसलेस वर्क वो करेंगे। तो इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन, जो मेरे ख्याल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक मुद्दा और आया था कि क्विकर डिस्पोजल का। तो देखिए इधर जो थी कोविड की दिक्कतें रहीं, इस प्रकार से, इसलिए इस कारण से सरकार का ये निर्णय था कि वो समय सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन हम लोग फेसलेस में नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर जवाब जो है वो जल्दी आता है तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनको हम जल्दी से जल्दी निपटारा कर सकें। लेकिन थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हम लोग चाहते हैं कि इसको पर्याप्त ध्यान दिया जाए कि कई करदाता कोविड के कारण अभी जवाब तुरंत देने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत हो रही है। तो इसलिए ये अपेक्षा करना कि सारे केस जल्दी हो जाएं, ये शायद संभव नहीं, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जहां तक संभव हो जो हमारे पेंडिंग असेसमेंट्स हैं वो जल्दी हम करें, और ये एक स्कीम का उद्देश्य भी है कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल इन असेसमेंट्स का। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए पहले भी नई नई स्कीमें आई और शुरू की दिक्कतों के बाद वो स्कीम बहुत सक्सेसफुल रही।
पहले टीडीएस में बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन आज आप देखेंगे कि टीडीएस की प्रणाली हमारी काफी अच्छी हो गई है और ई फाइलिंग तो शायद विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो देखता हूँ, कई लोग, मुझे इस बात का हर्ष है और गर्व है कि कई केसेस में ऐसा हो रहा है कि करदाता का प्रोसेसिंग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में हो जाता है और उसको रिफंड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट मिल जा रहा है। तो अगर आप विभाग की यात्रा देखें तो वो अच्छी रही है और उसमें मुझे विश्वास है कि सबसे सहयोग से आगे भी इसमें हम लोग परस्पर लगे रहेंगे और सुंदर परिणाम इसको आपको मिलेंगे। जो भी इसके अलावा जो दिक्कतें आएंगी, और ये कार्यक्रम भी उसी का एक हिस्सा है, हम लोग इसके प्रति सजग हैं, इसको सुनना चाहते हैं, इस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं और इसके रेजोल्यूशन करना चाहते हैं। इस मौके पे मैं पीआईबी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और हमको मौका दिया कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें और आपकी बात सुन सकें। धन्यवाद। टंडन साहब, हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। केवल एक आपने तो गिन चुन के, मतलब हमारे सारे जितने भी वक्ता थे सभी की क्वेरी का जवाब एक के बाद एक सब दे दिया, किसी को कोई क्वेरी बची नहीं है। शायद एक चीज हम लोग जानना चाहते हैं, भव्या जी ने बोला था कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में या हिंदी में मांगा जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन अगर हो सकता है। ये एक क्वेरी का जवाब के साथ सर हम ये वेबिनार, हमारा टाइम भी हो गया है तो हम कंक्लूड करेंगे। और आप सबका शुक्रिया के साथ, खास करके मैडम ने पूरा 1.5 घंटा हमारे साथ वेबिनार में उपस्थिति दिया, तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। ये जवाब के साथ फिर देवेंद्र भाई विल टेक ओवर एंड कंक्लूड। थैंक यू सर। देखिए, ये दिक्कत हम लोगों को हमारी जानकारी में है और इस पर विचार किया जा रहा है और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। जैसे एडीसी सर ने बताया, यह वेबिनार का समय समाप्ति भी आ चुकी है, तो इसी बात को लेकर बहुत ही फ्रूटफुल वेबिनार रहा है। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय छावी अनुपम मैडम जी का, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपके अपार सहयोग की वजह से यह वेबिनार गौरव भी प्राप्त कर चुका है और सफलता भी प्राप्त कर चुका है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गुजरात रीजन के हेड माननीय डॉक्टर धीरज काकड़िया की जी उपस्थिति की वजह से इस वेबिनार को और गौरव प्रदान हुआ है। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सौराष्ट्र क्षेत्र से जुड़े हुए जूनागढ़ और राजपुर के विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े भव्य जी, बेहुल जी, कल्पेश जी एवं रंजित जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके द्वारा इस विषय के बारे में हम जानकारी सभी को साझा कर पाए हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र के 9 जिलों में इस वेबिनार को प्रसारित करना था, सभी को साथ में जुड़ना था, बहुत ही जहमत वाली बात है और इस बात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हमारे रीजनल आउटरीच ब्यूरो के यूनिट्स के द्वारा भी बहुत जहमत ली गई है। मैं विशेष तौर पर आभार प्रकट करना चाहूंगा जूनागढ़ रेंज के जीएससीसी आईटी माननीय श्री अरविंद सोनटके साहब जी का, जिन्होंने पूरे जूनागढ़ क्षेत्र के सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का बेहतर ढंग से समायोजन किया, सभी का साथ मिलाकर इस वेबिनार की रीच को भी आगे बढ़ाया है। अरविंद सोनटके जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारीगण के, जिन्होंने इस वेबिनार के माध्यम से इस विषय को लोगों के बीच में रखा गया और इसको सफल बनाने के लिए पूरी जहमत की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार इसी तरह के मंच के ऊपर इसी विषय को आगे लेकर किसी और जोन के लोगों के साथ हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तभी के लिए आज के इस वेबिनार की समापन की घोषणा करता हूं। सभी के धन्यवाद और आभार के साथ जय भारत, जय हिंद।